नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें पिछले लेसन में हम लोगों ने एटीट्यूड डेवलपमेंट और कैरियर पाथ प्लानिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट को, और इस प्रकार से ये 3 पार्ट में ये टॉपिक आज समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। मैं सिंपल से सिंपल शब्दों में भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं होंगी उन पे मैं ज़्यादा प्रकाश डालूंगा। चलिए दोस्तों, सब समझते हैं सेल्फ डेवलपमेंट है क्या। तो जैसा कि नाम ही है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि अपना विकास होना। किस चीज़ का विकास होना दोस्तों? एक मैच्योर पर्सनैलिटी का विकास होना। ठीक है, जो कि डिफरेंट टास्क को, अलग अलग टास्क को और सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सके दोस्तों। तो ये है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का मीनिंग, टू डेवलप मैच्योर पर्सनैलिटी हु कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशन विद ईज। ठीक है, अब इसका 2 पार्ट होता है दोस्तों। इस सेल्फ डेवलपमेंट का 2 पार्ट होता है, एक होता है पैटर्न सेल्फ और एक होता है इनर सेल्फ। जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, पैटर्न सेल्फ का मतलब हुआ एक्सटर्नल सेल्फ कंप्राइजिंग इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी एंड फिजिकल फ्यूचर। मतलब हमारे बाहर का, कोई भी इंडिविजुअल के बाहर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है पैटर्न सेल्फ, जिसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स का आइडेंटिटी होता है और उसका फिजिकल फीचर होता है। तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न सेल्फ। इसके बाद है सेकंड पार्ट, वो है इनर सेल्फ। इसमें क्या होता है, इनर सेल्फ के अंदर बिहेवियर पैटर्न्स आती हैं, वैल्यूज़ आती हैं, अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं जो कि उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को दर्शाता है। सिंपल शब्दों में ऐसा समझिए, एक दुनिया अंदर की है और एक दुनिया बाहर की है। तो पैटर्न सेल्फ हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड है, और इनर सेल्फ हमारा अंदर से रिलेटेड है कि हमारी अपनी क्या क्या मजबूतियाँ हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी अपनी वीकनेस क्या है। तो बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब दोनों चीज़ का डेवलपमेंट, पैटर्न सेल्फ का भी और इनर सेल्फ का भी। अब देखिए, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किन किन लेवल पे हेल्प करता है। तो पहला जो लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। ठीक है दोस्तों, 3 लेवल पे हम लोग समझेंगे। हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करेंगे और उसको 3 लेवल पे समझेंगे। सबसे फर्स्ट लेवल है इंडिविजुअल लेवल, सेकेंड लेवल है इंटरपर्सनल लेवल, और जो थर्ड लेवल है वो है ग्रुप लेवल। तो जहाँ तक बात है इंडिविजुअल लेवल की, तो उसे 3 पार्ट में फर्दर सब डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट है मोटिवेशनल पैटर्न, दूसरा पार्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल, और तीसरा पार्ट है पावर बेसिस। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट को रिलेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट का एस्पेक्ट देख रहे हैं किसी पार्टिकुलर संस्था में सेल्फ डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। तो हम लोग 3 लेवल पे देख रहे हैं। पहला है इंडिविजुअल लेवल, और इंडिविजुअल लेवल को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोटिवेशनल पैटर्न, लोकस ऑफ कंट्रोल और पावर बेस। जहाँ तक बात है इंटरपर्सनल लेवल पे, तो यहाँ पे 2 चीज़ है, इसका 2 पार्ट है, एक है इंटरपर्सनल नीड और एक है ट्रांजैक्शनल नीड। हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और हमारा ग्रुप लेवल का जहाँ तक बात है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई हमारा यदि ग्रुप है तो उसका कोई मेंबर इफेक्टिव कैसे बने, इसके बारे में डिस्कस होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे और लोकस ऑफ कंट्रोल को समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस इन लाइफ। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसका जो बिलीफ है हमारे अंदर किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, ये लोकस ऑफ कंट्रोल बताता है। अब देखिए, लोकस ऑफ कंट्रोल 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब हुआ कि ये बिलीफ, एक बिलीफ होता है हमारे अंदर कि जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रहा है दोस्तों, वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा डिसाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो कि ज़्यादा प्रभावशाली हैं, जो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके द्वारा हो रहा है। तो ये हमारे अंदर एक बिलीफ बैठ जाती है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे बाहरी कारणों के, बाहरी चीज़ों के कारण हो रहा है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। समझिएगा दोस्तों ध्यान से, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी से केस स्टडी भी पूछे जाएंगे, तो आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है हमारा इंटरेस्ट। देखिए एक्सटर्नल में कुछ और फैक्टर, जैसे मैं मान लीजिए लक मान रहे हैं, आप मान लीजिए कि आपने कोई परीक्षा दिया और उसका परिणाम नेगेटिव आया, तो आप कहते हैं ना कि लक नहीं था मेरा। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ही तो है। आप ये मान के चल रहे हैं कि जो भी चीज़, जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है वो लक के कारण हो रही है, वो लक के कारण आपको वो चीज़ नहीं मिला। समझ सकते हैं दोस्तों, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए। दूसरा चीज़ है हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या हो गया
इसमें क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन अपने अंदर से यदि आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी परीक्षा देने की अंदर से आप जागृत हैं कि नहीं मुझे तो ये एग्जाम निकालना ही है, हम मुझे तो CIV इस बार निकालना ही है, तो ये है हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और जैसे मान लीजिए कि आपको दिख रहा है सामने कि आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा, तो ये सब आपके सामने एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। और इंटरनल है क्या कि मैं नॉलेज गेन करूंगा, एक तरह से अंदर से मोटिवेटेड यदि होते हैं तो वो इंटरनल लोगों ऑफ कंट्रोल होता है दोस्तों। अब है हमारा दूसरा पार्ट, वो है पावर बेसिस। आइए जरा पावर बेसिस को समझते हैं दोस्तों। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी ध्यान से समझिएगा। तो पावर बेसिस में क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक पर्सन की पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है कि वो किसी और से जो वो चाह रहा है उससे करवाना वो करवा ले बिना उसको फोर्स किए। समझिएगा दोस्तों, मेरी यदि कोई क्षमता है, मैं किसी से काम यदि करवाना चाह रहा हूं तो बिना उसे फोर्स किए मैं जो चाह रहा हूं वो यदि करके दे दे तो इसे ही हम लोग कहते हैं पावर। ठीक है दोस्तों और वो नहीं करे जो मैं नहीं चाह रहा हूं। चलिए दोस्तों, इसका देखिए पावर बेसिस का टाइप्स होता है। एक होता है कोर्सिव बेसिस। तो इसमें क्या क्या चीज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन आते हैं, पनिशमेंट आते हैं, कैरिज्मा और पर्सनल रिलेशनशिप। एक है पर्सुएसिव बेसिस, एक्सपर्टाइज, कॉम्पिटेंस एंड मॉडलिंग। तो नाम ही से क्लियर है दोस्तों, कोएसिव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फोर्स करना, और पर्सुएसिव का मतलब क्या होता है कि किसी को कन्विंस करना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे पावर बेसिस को समझ लिया, लोगोस ऑफ कंट्रोल को समझ लिया। अब जरा आते हैं इंटरपर्सनल लेवल पे। और मैं बता चुका हूँ इंटरपर्सनल लेवल पे हम लोग ट्रांजैक्शन नीड को जरा समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग उसी चीज को कवर करेंगे जिसपे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है दोस्तों। तो जरा समझिए, जरा समझते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस होता क्या है। देखिए ये बेसिकली एक कंसेप्ट है जो कि एरिक बर्ड ने डेवलप किया था। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो आप समझते ही होंगे, आपका जो एक्शन है वो आपका स्टिमुलस है और उसका जो रिएक्शन है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। तो किसी भी इंटरपर्सनल सिचुएशन में देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ ट्रांजेक्शन एनालिसिस की तो वो इंटरपर्सनल लेवल पे है। जब मैं बात कर रहा था पावर बेस और लोकस ऑफ कंट्रोल की तो वो इंडिविजुअल लेवल पे था, लेकिन अब जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन एनालिसिस की तो वो इंटरपर्सनल लेवल पे है। क्या मतलब वो इंटरपर्सनल लेवल का, यहाँ पे एक सिंगल आदमी नहीं होंगे, यहाँ पे एक दो या दो से अधिक आदमी होंगे दोस्तों, तो उनके बीच का सेल्फ डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन का मतलब बता रहा था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इन एन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। मतलब बहुत सारे लोग यदि इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में तो उनका कैसा स्टिमुलस है और कैसा उनका रिस्पॉन्स है, इसका कॉम्बिनेशन होता है हमारा ट्रांजैक्शन। अब देखिए पर्सनैलिटी को समझते हैं। किसी भी इंडिविजुअल का जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर कुछ बिहेवियर पैटर्न होते हैं। ठीक है, और वो पैटर्न कहाँ से आता है, वो पैटर्न तीन चीज़ों से आता है। ये तीन ईगो स्टेट कहते हैं उसे हम लोग। पहला है पेरेंट, दूसरा है एडल्ट और तीसरा है चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, मतलब पर्सनैलिटी बनाने में ये तीनों ईगो स्टेट महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। पहला क्या है दोस्तों, तो ईगो स्टेट के अंदर जो है एक पैटर्न बनता है। ठीक है, सो व्हाट इज ईगो स्टेट, ईगो स्टेट इज कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ फीलिंग। आइए जरा बात करते हैं ये पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पेरेंट्स से। पेरेंट्स क्या करता है कि वो जो है बिहेवियर को, हमारी जो बिहेवियर है उसे रेगुलेट करता है दोस्तों, और वो नर्चर करता है उसे। जितना भी हमारा इथिकल बिहेवियर होता है, ठीक है दोस्तों, जितना भी हमारा इथिकल बिहेवियर होता है और जितना भी हमारा कंसाइंसस बिहेवियर होता है दोस्तों, वो सभी के सभी पेरेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। और ये चीज इन्फ्लुएंस, ये इस चीज का प्रभाव, इस पे प्रभाव कहाँ से आता है, तो हमारे पेरेंट्स और हमारे जो गार्जियन हैं उन्होंने जो भी चीज हमें सिखाया है, उनका जो प्रीचिंग है, ठीक है दोस्तों, उससे ये इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एडल्ट की। तो एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट स्टेज में क्या होता है, ये सब तीनों के तीनों स्टेट्स हैं, ईगो के स्टेट्स हैं। एडल्ट स्टेट्स में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर इसे प्रोसेस करते हैं। अब देखिए ये एनालिटिकल हो सकता है, ये रैशनल होता है और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब की वर्ड है, इसे ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो क्या क्या वर्ड मैं बोल रहा हूँ, एनालिटिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल। तीसरी बात करते हैं हम लोग चाइल्ड स्टेट की। तो चाइल्ड स्टेट में क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, वो उसमें क्रिएटिविटी होगा। किसी भी चाइल्ड स्टेट में क्रिएटिविटी होगा, उसमें क्यूरियोसिटी होगी, उसमें जिज्ञासा होगी और उसमें एडजस्टिंग बिहेवियर होगा दोस्तों, जिसे हम लोग लिटिल प्रोफेसर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज आप लोग ध्यान रखेंगे।
अभी तो मैं ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा था। तो ट्रांजेक्शन बेसिकली था क्या, आप तो समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्बिनेशन है स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स का। कब? जब इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए टाइप्स क्या क्या हैं इसके। पहला टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, दूसरा है क्रॉस ट्रांजेक्शन, तीसरा है एंगुलर ट्रांजेक्शन और चौथा है डुप्लेक्स ट्रांजेक्शन। तो सबसे डिजायरेबल कौन सा ट्रांजेक्शन है इसमें से? तो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है दोस्तों, और क्रॉस जो है वो नॉट डिजायरेबल है। देखिए समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे समझिए कि तीन लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा कि यदि पहला नहीं बोल पा रहा है तो दूसरे ने कह दिया, दूसरा नहीं बोल पा रहा है तो तीसरे ने कह दिया। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो यही तो डिजायरेबल होता है ना दोस्तों, यही तो चाहिए। लेकिन क्रॉस में क्या होगा कि पहला का यदि कुछ पॉइंट है और दूसरा उसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, तो ये तो हम सबसे ज्यादा अनडिजायरेबल है। ठीक है दोस्तों, ये हम नहीं चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्यों डिजायरेबल है और क्रॉस क्यों अनडिजायरेबल है। और दोस्तों ये चीज समझ लीजिए, मैं जो एक लाइफ की पोजीशंस है, 5 लाइफ की पोजीशंस है। बहुत सिंपल चीज है, आई एम ओके एंड यू आर ओके। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है, मैं भी खुश हूं तुम भी खुश हो। ठीक है, ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। दूसरा है आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, इस पे भी केस स्टडी पूछे जाएंगे। तीसरा है हमारा आई एम नॉट ओके यू आर ओके। चौथा है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। और पांचवा है आई एम ओके यू आर ओके दे आर नॉट ओके। तो दोस्तों ये 5 लाइफ की पोजीशंस हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का टॉपिक, ये हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उससे मैं आप लोगों को अवगत करा दिया। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं इस टॉपिक से। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम लोग बात करते हैं टीम के बारे में। टीम क्या है दोस्तों? एक लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। मतलब आपस में जो है इंटरडिपेंडेंस है दोस्तों, एक दूसरे में जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, और वो गियर्ड होता है किसी एक गोल के अचीवमेंट के लिए या किसी टास्क के कॉम्प्लीशन के लिए। तो ये तो समझते ही होंगे आप लोग टीम का मतलब। अब देखिए क्या क्या स्टेज है, कोई ग्रुप के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेज है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब हुआ अवेयरनेस। क्या मतलब हुआ इसका कि मेंबर्स जो हैं अलग अलग अवेयरनेस के मेंबर को एक्वाइंट करना, उनके अवेयर करना। ठीक है, और वो उनको ये बताना कि हमारा जो ये टीम बना है उसका गोल क्या है। ठीक है, और उस टीम का और उनका रोल क्या है, उस टीम में उनका उस पार्टिकुलर आदमी का क्या रोल है। ये पहला काम होता है फॉर्मिंग, या अवेयरनेस भी इसे शॉर्ट में कह सकते हैं हम लोग। इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स हेल्प द टीम इन डिफाइनिंग इटसेल्फ। अब सभी मेंबर आपस में कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए कि सभी के बीच में जो है एक 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 सहमति नहीं बन पा रही है, असहमत है। इसके कारण क्या होगा, उससे और टीम अच्छा से बिल्ड अप होगा। ठीक है, इससे डिफाइनिंग इटसेल्फ में हेल्पफुल होगा। इसे ही कहते हैं स्टॉर्मिंग। तीसरा है दोस्तों नॉर्मिंग। नॉर्मिंग यानी कि कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में क्या होगा, हाउ द टास्क विल बी अकम्प्लिश्ड। तो आपस में कोऑपरेट करेंगे कि किस तरह टास्क को अकम्प्लिश किया जाए। चौथा है कन्फॉर्मिंग यानी कि एडजस्टमेंट। कन्फॉर्मिंग मतलब कि एडजस्टमेंट। देखिए मैं बगल में आप लोगों के लिए कीवर्ड लिख दिया हूँ, ताकि कन्फॉर्मिंग यदि नहीं समझ में आया तो आप एडजस्टमेंट समझ लीजिए। एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ कि टीम के साथ एडजस्ट करना। ठीक है, टीम के एक्सपेक्टेशन के साथ एडजस्ट करना या उसके नॉर्म्स के साथ एडजस्ट करना। और पांचवा है परफॉर्मिंग या प्रोडक्टिविटी। ये तो समझ ही सकते हैं दोस्तों, परफॉर्मिंग या प्रोडक्टिविटी तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये 5 एस्पेक्ट हैं, ये 5 स्टेजेस हैं किसी ग्रुप के फॉर्मेशन के। एक बार मैं फिर से बता दूं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, कन्फॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। या ऐसे ऐसे कहिए, अवेयरनेस, कन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। दोस्तों इसके बाद बात आती है सेल्फ अवेयरनेस की। इसके लिए जोहारी विंडो है दोस्तों। मैंने इस पे एक पूरा का पूरा वीडियो लेसन बनाया था जोहारी विंडो पे। उसमें साथ ही साथ मैंने उसके साथ केस स्टडी भी डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उसे जाकर एक बार देखें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो देखिए इसमें 4 पार्ट है, नोन टू अदर। दोस्तों उस वीडियो को जरूर एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपको एकदम याद हो जाएगा ये जो चार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों, ये जो जोहारी विंडो का चार्ट है। इसमें देखिए नोन टू अदर, नॉट नोन टू अदर, नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ। तो एक है एरेना, ब्लाइंड, क्लोज और डार्क। तो मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा इसे डिटेल में, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसको अच्छे तरीके से। कुल मिलाकर वो 15 मिनट का वीडियो है। 15 मिनट में 7 मिनट में मैंने इससे जोहारी विंडो को समझाया था,
और 7 मिनट में मैंने एक और केस स्टडी करवाया था। तो दोस्तों जरूर उसे देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये क्या होता है? ये हमारे अंदर एक काबिलियत होती है, एबिलिटीज होती है कि हम लोग फ्रस्ट्रेशन के समय अपने आप को मोटिवेट कर पाएं, ताकि अपने इम्पल्स को कंट्रोल में रखें और जो ग्रेटिफिकेशन है उसे हम लोग डिले करें। तो एक होता है हमारा इंटेलिजेंट क्वोशेंट, तो ये इंटेलिजेंट क्वोशेंट नहीं है, ये इमोशनल क्वोशेंट है। तो ये जो है चाइल्डहुड से ग्रो अप होता है दोस्तों। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं तो हमें ये ग्रो होता है, IEQ जिसे कहते हैं हम लोग। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है? इसके कंपोनेंट्स है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस मूड, इमोशन एंड ड्राइव। दूसरा है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। इसमें क्या होता है? एबिलिटी टू कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स एंड मूड, टू थिंक बिफोर एक्टिंग। तीसरा है सेल्फ मोटिवेटिंग। चौथा है एम्पैथी। पांचवा है सोशल स्किल और छठा है मोरल। तो दोस्तों सामने वर्ड में आप लिखा हुआ है, समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने अपना इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया, यूनिट को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझाने में मैं जितना जितना प्रयास कर रहा किया उससे आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक दोस्तों लाइक कर दीजिएगा इस लेसन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए। यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उससे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।